वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम जो है जहाँ से हमने पिछली दफ़ा सिलसिला छोड़ा था वहीं से हम इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो हम ये सीख रहे थे कि मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में टाइम इवॉल्व स्टेट कैसे लिखी जाती है, और फिर जब एक दफ़ा आपके पास टाइम इवॉल्व स्टेट आ जाए तो प्रोबेबिलिटीज़ कैसे डिटरमिन की जाती हैं, उनको हमने काफ़ी हद तक जो है वो स्टडी किया है पिछले कुछ लेक्चर्स में। तो अभी हम इसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, और एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल जो हमने कंसिडर की, जो पहली एग्ज़ाम्पल से ज़्यादा चैलेंजिंग है मगर इसमें काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग लेसन्स हैं, वो ये है कि हमारे पास इस सिचुएशन इस किस्म की है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसकी कन्फिगरेशन कुछ यूँ है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है एग्ज़ाम्पल के अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट जो है जो कि BZ कंपोनेंट है वो Z डायरेक्शन में है, और B1 कंपोनेंट जो है वो X डायरेक्शन में है। तो इसको अगर आप X कह लें और इसको आप Z कह लें तो ये XZ प्लेन के अंदर है। ठीक है ना, एक सेकेंड। तो ये XZ प्लेन के अंदर ये है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये आप ऊपर देख रहे हैं कि ये जो है ये B1 कंपोनेंट है इन द X डायरेक्शन। यहाँ से हमने इस तरीके से ऐसे जो है ये प्रॉब्लम बनाई है जिसमें B1 जो है वो मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का है X डायरेक्शन में, और B0 मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है Z डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो XZ प्लेन के अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है जी। इट मेक्स सम पोलर एंगल विद द Z एक्सिस, जिसको आप थीटा एक्सिस कह सकते हैं, Z एक्सिस जिसको आप पोलर एंगल कह सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड दैट यू हैव, इट्स इन द XZ प्लेन, और इसमें दोनों कंपोनेंट से पहले जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते रहे हैं उसमें सिर्फ हमने मैग्नेटिक फील्ड Z डायरेक्शन में लिया हुआ था। अब हमने जो है एक कंपोनेंट जो है वो X डायरेक्शन में भी ले लिया है, इसलिए अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉइंट कर रहा है इन द XZ प्लेन। इट्स नॉट अलाइंड अलोंग द Z डायरेक्शन और अलोंग द X डायरेक्शन बिकॉज दोनों कंपोनेंट्स हैं, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो XZ प्लेन में। अब इसमें से जो कंपोनेंट ज़्यादा बड़ा होगा वो B जो फील्ड है, टोटल फील्ड B ये वाला, वो उसकी तरफ टिल्ट हो जाएगा। अगर B0 काफ़ी बड़ा है, BX काफ़ी स्मॉल है, तो ये B जो है ना Z एक्सिस की तरफ टिल्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर B1 आप बढ़ाते चले जाएंगे ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, X की तरफ आना शुरू हो जाएगा। एनीवे, दिस इज़ द कन्फिगरेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट यू हैव। अब हम इस प्रॉब्लम में भी हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक मैग्नेटिक मोमेंट है विच इज़ एट रेस्ट इन दिस मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड जो कि XZ डायरेक्शन में टोटल मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट कर रहा है, तो इसको मैं इधर इस तरह वेक्टर लिख देना चाहिए, पॉइंट कर रहा है। तो ये जो है इस मैग्नेटिक फील्ड में जो है हमने एक मैग्नेटिक मोमेंट लाए हैं जो कि एट रेस्ट है। उसकी एनर्जी जो है इट इज़ गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन H इज़ इक्वल टू माइनस म्यू डॉट B, जैसे कि किसी भी मैग्नेटिक मोमेंट की मैग्नेटिक फील्ड में होती है। इसमें जब हम म्यू डॉट B करते हैं तो हमारे पास ये XSC मैग्नेटिक मोमेंट जो हैं ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से हैं, और कोई कंट्रीब्यूशन हम कंसिडर नहीं कर रहे, और इनको फ्रीक्वेंसी की टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है ओमेगा नॉट और ओमेगा 1। और आप ये देख रहे हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक ऑपरेटर नहीं, एक स्पिन ऑपरेटर नहीं, बल्कि दो स्पिन ऑपरेटर्स आ रहे हैं, SZ भी और SX भी। अच्छा, अब हमें इनकी SZ और SX की एक्सप्रेशन पता है इन मैट्रिक्स फॉर्म, इनकी रिप्रेजेंटेशन हमें पता है इन द SZ बेसिस, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने पिछले चैप्टर्स में और पहले वाले लेक्चर्स में जो है ये चीज़ डिस्कस की हुई है। तो SZ ऑपरेटर इन द SZ बेसिस डायगनल, तो वो ये वाला ये बन जाता है। ठीक है ना, ये 2x2 मैट्रिक्स है SZ इन द SZ बेसिस, और जो SX ऑपरेटर है वो भी 2x2 मैट्रिक्स है, एंड इट इज़ दिस वन हेयर, राइट हेयर,
एच बार बाई 2 0 1 1 0, ये एस एक्स ऑपरेटर है इन द एस जी बेसिस। तो अब आपने हैमिल्टोनियन को एस जी बेसिस में एक्सप्रेस कर लिया। जब आप एस जी बेसिस में इसको एक्सप्रेस करते हैं तो बेसिकली आपके पास ये हैमिल्टोनियन की फॉर्म बन जाती है। सिंपल ये मैट्रिक्स स्क्वायर्ड करें तो ये फॉर्म बन जाती है। अगर खाली एस जी होता, जो कि हमारे पास पहले वाला प्रॉब्लम था, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर खाली एस जी होता तो फिर आपके पास ये डायगोनल मैट्रिक्स होता और एस जी और हैमिल्टोनियन की कॉमन आइगन बेसिस होती, कॉमन आइगन स्टेट्स। तो एस जी की आइगन स्टेट्स ही हैमिल्टोनियन की आइगन स्टेट्स हो जाती। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, हैमिल्टोनियन डायगोनल नहीं है इस बेसिस के अंदर, तो इसका मतलब है कि दे डू नॉट शेयर अ कॉमन आइगन बेसिस। और उसकी वजह ये है कि अब आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट अलाइंड ओनली अलॉन्ग द इज़ नॉट अलाइंड अलॉन्ग द जी डायरेक्शन, बट इट इज़ एट सम एंगल विद द जी एक्सिस, जिसको हमने थीटा कह दिया है, एंड इट्स इन द एक्स जी प्लेन। इसलिए आपके पास एस एक्स भी ऑपरेटर भी आ गया है इसमें और एस जी भी आ गया, तो इसलिए ये प्रॉब्लम जो है पहले से फ़र्क हो गई। अब हमें टाइम इवॉल्व स्टेट इस हैमिल्टोनियन की आइगन स्टेट्स मालूम करनी है, और हमें ये पता है कि अगर हमें टाइम इवॉल्व स्टेट मालूम करनी है फॉर सिस्टम विच इज़ टाइम इंडिपेंडेंट, जिसमें हैमिल्टोनियन टाइम इंडिपेंडेंट है, तो काफ़ी सिंप्लीफिकेशन आ जाती है। अगर हम कोई भी इनिशियल स्टेट हमें दी हुई हो उसको हम एनर्जी आइगन बेसिस में एक्सप्रेस कर सकें। तो पहला काम हमने ये करना है कि हैमिल्टोनियन की आइगन स्टेट्स मालूम करनी है, दूसरे लफ्ज़ों में एनर्जी आइगन बेसिस मालूम करनी है और आइगन वैल्यूज़ मालूम करनी है। इसको टेक्निकली जैसे कि हम जानते हैं पिछले लेक्चर्स के हवाले से कि इसको कहते हैं डायगोनलाइजेशन ऑफ एन ऑपरेटर। इधर जो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, डायगोनलाइजेशन का मतलब है कि हम आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स मालूम करना चाहेंगे। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है डायगोनलाइजेशन ऑफ द हैमिल्टोनियन। ठीक है, डायगोनलाइजेशन ऑफ द हैमिल्टोनियन, ये हमारा अब नेक्स्ट स्टेप है, और अब हम इसको जो है एग्जीक्यूट करते। यहाँ ये प्रॉब्लम मुश्किल नहीं रही क्योंकि हम इससे काफ़ी फेमिलियर हैं स्पिन वाले केस में कि 2x2 मैट्रिसेस को कैसे डायगोनलाइज करना है। वही बेसिक जो प्रोसीजर्स हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या करना होता है कि आइगन वैल्यूज़ मालूम करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप आप लेने लगे हैं, ये इनमें रखेंगे, ये वाला हैमिल्टोनियन की मैं बात करूँ। अच्छा, आइगन वैल्यूज़ अगर आपने मालूम करनी है तो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पहले लिखते हैं, ठीक है ना, वहाँ से ये चीज़ मालूम की जा सकती है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब है कि आप ये लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ एच माइनस जो आइगन वैल्यूज़ को अगर लैम्डा से ज़ाहिर करें आई, आइडेंटिटी ऑपरेटर, और इसको आप इक्वल टू ज़ीरो जब करते हैं तो ये इक्वेशन बन जाती है। दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर्स में। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, देयर इज नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड अबाउट इट। इस स्टैंडर्ड प्रोसीजर से हम ये चीज़ डिटरमिन कर सकते हैं। एक सेकंड में होल्ड करें, मैं ज़रा इसको फिक्स करने इसकी चार्जिंग का इशू आ रहा था। अच्छा जी, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास है, और हैमिल्टोनियन 2x2 मैट्रिक्स है, दिस इज़ अ 2x2 मैट्रिक्स, एंड सिमिलरली दिस आइडेंटिटी भी आपको 2x2 रखना पड़ेगा ताकि ये मैट्रिक्स एडिशन हो सके। तो ये इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो लेट्स जस्ट डू इट। लैम्डा जो हैं वो आइगन वैल्यूज़ हैं जो कि अननोन हैं, तो हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस 2x2 मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो है ये एच बार ओमेगा नॉट ओवर 2 माइनस लैम्डा, ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, ये वाला मैट्रिक्स, इसके साथ हम ये कर रहे हैं, वो हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स है। तो ये एच बार बाई 2 ओमेगा 1, एच बार बाई 2 ओमेगा 1 ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस एच बार बाई 2 ओमेगा नॉट माइनस लैम्डा। ये डिटर्मिनेंट है, जो इधर ये डिटर्मिनेंट नज़र आ रहा है ना, ये डिटर्मिनेंट है। एक्सप्रेसिवली इसको लिखें गिवन हैमिल्टोनियन के लिए, तो ठीक है जी।
अब हम डिटर्मिनेंट को वैल्यूएट करते हैं, उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है h बार ओमेगा नॉट ओवर 2 माइनस लैम्डा माइनस h बार ओवर 2। चलें इसको ज़्यादा आसान है, इसको हम माइनस कॉमन ले लें, -1 h बार बाई 2 ओमेगा नॉट प्लस लैम्डा और माइनस h बार बाई 2 ओमेगा 1 स्क्वेयर्ड। तो ये डायगनल को मल्टीप्लाई किया माइनस फिर ऑफ डायगनल, जो कि ये टर्म आ गई विद माइनस साइन, और ऑल ऑफ दिस इज इक्वल टू हैज़ टू पुट इक्वल टू 0। ठीक है ना? ठीक है, अच्छा। तो ये जो है दिस इम्प्लाइज -1 अगर हम पहले लिख लें तो अंदर जो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर्ड माइनस बी स्क्वेयर्ड h बार ओमेगा नॉट ओवर 2 स्क्वेयर्ड माइनस लैम्डा स्क्वेयर्ड, और आपके पास आगे आ जाएगा वो वैसे का वैसे ही h बार बाई 2 ओमेगा 1 स्क्वेयर्ड, देन दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, सही। अच्छा, अब इसको लिख सकते हैं इस तरीके से माइनस h बार ओमेगा नॉट ओवर 2 स्क्वेयर्ड प्लस लैम्डा स्क्वेयर्ड, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस h बार ओमेगा नॉट ओवर 2 स्क्वेयर्ड एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अब ये आसानी से आप कर सकते हैं, ये दोनों को आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं और तो लैम्डा विल बी इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज ये इक्वेशन साइंस सॉल्व की जा सकती है फॉर लैम्डा इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस h बार बाई 2 स्क्वेयर रूट ओमेगा नॉट स्क्वेयर्ड प्लस ओमेगा 1 स्क्वेयर्ड। तो ये आपके पास जो है दो आइगन वैल्यूज़ आ गई, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ। तो दो आइगन वैल्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, 2x2 मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यूज़ आपके सामने आ गई हैं, ये प्लस एंड माइनस h बार बाई 2 है एंड वट एवर इज इन द स्क्वेयर रूट। एक गुड आइडिया जो है इसका चेक भी कर लेना चाहिए। तो अगर हमारे पास सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में होता तो उस केस में आपके पास अगर ये सिर्फ z डायरेक्शन में होता तो ये वाला कंपोनेंट x वाला नहीं होता, तो ये ओमेगा 1 हम कह सकते हैं कि वो 0 होता है ना, क्योंकि b1 0 होता तो ओमेगा 1 0 होता, क्योंकि ओमेगा 1 इज इक्वल टू EB1 ओवर ME। तो वो अगर इधर से देख के ना, यहाँ से डिफाइन किया ना, तो वो उस केस में 0 हो जाता, तो फिर आपके पास जो रिज़ल्ट होता है वो प्लस एंड माइनस h बार बाई 2 ओमेगा नॉट, जो अगर आपको याद हो तो जो हमारे पास सिर्फ z डायरेक्शन में जब था तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि आइगन वैल्यूज़ ऑन द डायगनल हैं, इस वाले की मैं बात कर रहा हूँ, डायगनल में हैं और उनमें वैल्यूज़ जो हैं प्लस एंड माइनस h बार ओमेगा नॉट बाई 2, तो वो कंसिस्टेंट, तो इस रास्ते में चेक करने में कोई हर्ज नहीं। अच्छा, अब इस हैमिल्टोनियन को भी, अब हमारे पास आइगन वैल्यूज़ तो आ गई, अब हम आइगन वेक्टर्स हासिल करना चाहते हैं। तो अगर हम हैमिल्टोनियन को थोड़ा सा कन्वीनियंटली लिखें तो उससे काफ़ी हद तक हमारी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। कन्वीनियंट लिखने का क्या मुराद है? मुराद ये है कि हम इस हैमिल्टोनियन को अगर पोलर एंगल की और एजीम्यूथल एंगल की टर्म्स में लिखें तो हमें एक्सपेक्टेशन ये है कि क्योंकि यहाँ म्यू डॉट बी आ रहा है और टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स जी प्लेन में है, विच इज़ एंड इट्स मेकिंग एन एंगल थीटा विद द जी एक्सिस, तो ये जो म्यू डॉट बी है ये स्पिन का वो कंपोनेंट पिक करेगा जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, क्योंकि प्रोजेक्शन है ना म्यू की बी डायरेक्शन के ऊपर, बी की तरफ पे प्रोजेक्शन है, बी वेक्टर पे, तो ये स्पिन का वो कंपोनेंट होगा जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि स्पिन आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे स्पिन एस बन जाएगी, यो मतलब जो म्यू डॉट बी लेंगे तो वो बन जाती है। अगर इसी तरह क्योंकि हमने ये लहदा इसको लिखा हुआ तो हम इसको इस तरह लिख रहे हैं, मगर इसको अगर ज़्यादा आसान फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये एस डॉट बी बन जाएगा। मैं एस विल नॉट बी अलॉन्ग एक्स एक्सिस और द जी एक्सिस, बल्कि एस विल बी अलॉन्ग द डायरेक्शन in which B is pointing.
तो उसको ज़रा हम उस तरीके से फॉर्म में लाने के लिए ना हम इसी फिगर का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमने ये बी को डिफ़ाइन किया हुआ है कि बी जो है किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो उस बेसिस पे हम ये लिख सकते हैं, कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं। वो ये है कि tan ऑफ थीटा जो है, जो पोलर एंगल है, tan ऑफ थीटा तो हमें पता है कि sin थीटा हुआ cos थीटा होता है, ठीक। और उस फिगर के मुताबिक एंड ऑल्सो फिगर के मुताबिक अगर आप देखें तो tan थीटा जो है वो b1 डिवाइड बाई b0 भी है, ठीक है ना। tan थीटा जो है वो b1 डिवाइडेड बाई b0 भी है, क्योंकि ये b1 जो है वो बेसिकली आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं इधर, तो वो आपको पता चल जाएगा कि ट्रायंगल बन रहा है। अच्छा जी, और अगर आप b1 को लिखें तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि e ओवर m से ऊपर भी मल्टीप्लाई करें और नीचे भी। इसका मकसद सिर्फ ये है कि इसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिख लिया जाए, वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। फ्रीक्वेंसीज आपने देखी ना कि ये ओमेगा नॉट्स जो हैं, जो हमने इधर ओमेगा नॉट डिफ़ाइन किए, ये ई बी नॉट ओवर एम ई है, ठीक है ना। तो इसको चलें हमें एम ई लिख देता हूँ ताकि नोटेशन में कन्फ्यूजन ना हो। ये एम ई लिख दिया तो ये जो है ये आपके पास ओमेगा 1 बन जाता है और डिनोमिनेटर जो है ना आपके पास ओमेगा नॉट बन जाता है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि दिस इम्प्लाइज कि ये फ्रीक्वेंसीज जो हैं ये आपस में इस तरीके से रिलेटेड हैं, क्योंकि ये कंपोनेंट्स आपस में रिलेटेड हैं ओवर tan ऑफ थीटा, ठीक है ना, इसी रिलेशन से। और जिसको लिखा जा सकता है एस ओमेगा 1 कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ये कॉस थीटा और साइन थीटा होगा। अच्छा, अब ये सारा कुछ तो हमने किया है, तो हैमिल्टोनियन को हम देखते हैं कि उसकी क्या फॉर्म बनेगी। ये जो मैट्रिक्स हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स है ना, ये वाला, इसकी क्या फॉर्म बनती है। अब हम कोशिश कर रहे हैं इसे पोलर एंगल और एजीम्यूथल एंगल, क्योंकि हमारे जहन में ये बात है कि हमारे पास स्पिन की ऑपरेटर फॉर्म मौजूद है, यानी मैट्रिक्स फॉर्म मौजूद है व्हेन स्पिन इज़ पॉइंटिंग इन जनरल डायरेक्शन। आपको याद होगा ना, हमने एक लेक्चर में ये मालूम किया था कि स्पिन कंपोनेंट अलॉन्ग ए जनरल डायरेक्शन, तो वो बेसिकली डिपेंड करता था दो एंगल्स पे, थीटा एंड फाई, पोलर एंगल एंड एजीम्यूथल एंगल। तो अभी हम पोलर एंगल को तो हमने कर लिया है। एजीम्यूथल एंगल ऐसे लग रहा है, लग क्या रहा है, एजीम्यूथल एंगल इधर ज़ीरो ही है, क्योंकि ये जो है ना एक्स जी प्लेन के अंदर है, तो देयर इज़ इट्स मेकिंग ज़ीरो एजीम्यूथल एंगल, ठीक है ना। अगर ये टिल्ट हो रहा था वो प्लेन एक्स जी प्लेन में ही सिर्फ ना रहता, तो फिर इसका कोई ना कोई और एजीम्यूथल एंगल की कंट्रीब्यूशन भी होती है। तो इधर एजीम्यूथल एंगल ज़ीरो है, तो अगर हम पोलर एंगल की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं तो हमारा ख्याल ये है, उम्मीद ये है कि हम एस एन की जो मैट्रिक्स फॉर्म है उससे करीब पहुंच जाएंगे। अगर वो पहुंच जाते हैं तो फिर हम एस एन के लिए प्रॉब्लम पहले से सॉल्व की हुई है आइगन स्टेट्स के लिए, तो वो फिर हम वो सारी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पहली प्रॉब्लम्स में हमने एस जी की आइगन बेसिस की इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की है, अब एस एन की हम करने लगे। तो उसके लिए थोड़ा सा हमारा जो हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स है उसको उस फॉर्म में लेकर आना है, ताकि ये जो ताल्लुक़ है ये एस एन और हैमिल्टोनियन के दरमियान मैट्रिक्स फॉर्म में वो वाज़े हो सके। तो एच जो हैमिल्टोनियन है वो हमारे पास इस तरह है, और हम जो है इसमें ओमेगा नॉट को जो है ना ओमेगा 1 की टर्म्स में लिखने लगे हैं, और हमारे पास वो रिलेशन मौजूद है। ओमेगा नॉट जो है वो ओमेगा 1 की फॉर्म में इस तरह है। तो लेट्स जस्ट डू दैट एक्सरसाइज। कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया एच बार बाई 2, ओमेगा 1 ओवर साइन थीटा आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा। अब ये कुछ कुछ वो फॉर्म बनती जा रही, साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, अगर आप रिकॉल करें तो ये।
अच्छा, दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि अगर आप ये कंसिडर ये करें, थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है कि ओमेगा 1 स्क्वेयर्ड प्लस ओमेगा नॉट स्क्वेयर्ड। अब ओमेगा 1 को आपने ओमेगा नॉट और साइन और कॉस की फॉर्म में लिख दिया ना, तो आपको पता है जब इनको स्क्वेयर करें और ऐड करें तो आप काफ़ी सिंप्लीफिकेशन हो जाती है, बिकॉज साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वी ट्राइंग टू डू समथिंग सिमिलर। तो ये ओमेगा 1 स्क्वेयर, क्योंकि हम ओमेगा नॉट को ओमेगा 1 की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो दोबारा वो इधर भी हम इस एक्सप्रेशन में भी डालते हैं, और ये हम कह सकते हैं कॉस स्क्वेयर थीटा ओवर साइन स्क्वेयर थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा ओमेगा 1 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस ओमेगा 1 स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वेयर। वही देखिए मैंने जिस तरह कहा ना, ये सिंप्लीफिकेशन होने लगी न्यूमरेटर को अगर आप देखें, तो ये चीज़ जो है दिस बिकम्स इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वेयर, क्योंकि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, ओमेगा 1 स्क्वेयर को कॉमन ले लें न्यूमरेटर में और वो आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल कर लें, तो ये आपके पास फॉर्म आ जाती है, यानी कि ओमेगा 1 स्क्वेयर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वेयर जो है वो ये आ जाता है आपके पास। अच्छा, अब इसकी ये फ़ायदा है कि ये जो अगर आप देखें तो ये जो है इसका स्क्वायर रूट ही है। वहाँ ओमेगा 1 ओवर साइन थीटा है और यहाँ ओमेगा 1 स्क्वेयर ओवर साइन स्क्वेयर थीटा है। तो इसका मतलब है कि जो हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स है उसको इस फॉर्म में अब आप लिख सकते हैं कि h बार बाई 2 इतना बड़ा इसकी जरूरत नहीं थी, ओमेगा नॉट स्क्वेयर्ड प्लस ओमेगा 1 स्क्वेयर्ड, या ओमेगा 1 ओवर साइन थीटा की जगह ये इसको सब्स्टिट्यूट किया, और जो आपके पास बेसिक मैट्रिक्स आ रहा है वो कॉस थीटा साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, और ये आपके पास बेसिकली आपने रीराइट कर लिया हैमिल्टोनियन। ठीक है, एंड नाउ यू कैन यूज़ योर नॉलेज, ओल्ड नॉलेज, और आप अगर रिकॉल करें, रिकॉल कि एस एन जो ऑपरेटर था, एस एन ऑपरेटर इन द एस जी बेसिस was h bar by 2 cos of theta sin of theta। ये हमारा पीछे वाले लेक्चर जो हैं, जो गुजरे लेक्चर्स हैं, उनकी नॉलेज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप बुक के पीछे वाले चैप्टर्स में चले जाएं, सेकंड चैप्टर वगैरह में, तो आपको ये चीज़ वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाएगी। और ये cos of theta है। तो अगर आप गौर करें कि अगर आप फॉर फाई जो एजिमुथल एंगल है इक्वल टू 0, तो हमारे पास यही मैट्रिक्स बन जाता है। h बार बाई 2 जो लिखा हुआ इधर वो इसके साथ कंबाइन कर लें तो आपके पास एस एन ही बन जाता है। तो दैट इज़ अ बिग कन्वीनियंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो हैमिल्टोनियन जो है ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया, वो प्रोपोर्शनल हो गया एस एन ऑपरेटर। एस एन था ना ऑपरेटर विच इज़ along a general direction and specified by theta and phi। तो फाई जो है और थीटा और फाई की डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। थीटा कुड गो फ्रॉम 0 टू पाई, फाई कुड गो फ्रॉम 0 टू 2 पाई। तो यहाँ फाई जो है ना वो 0 ही हो गया। तो अब डायरेक्शन जो है थीटा और फाई स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ थीटा तो जनरल है मगर फाई जो है वो फिक्स हो गया, वो 0 है फाई। ठीक है, तो इसलिए फिर आपके पास ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है एस एन ऑपरेटर के प्रोपोर्शनल निकला है। तो ये बिल्कुल उसी किस्म की चीज़ है जैसे आपको याद होगा कि हमारे पास पहले जो है ना हैमिल्टोनियन, जब हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जी डायरेक्शन में लगाया हुआ था तो हैमिल्टोनियन वाज
कैन वाज जस्ट प्रोपोर्शनल टू एस जी। बाकी उसके साथ जो फैक्टर्स लग रहे थे वो कांस्टेंट फैक्टर्स थे, वो तो इफेक्ट नहीं करते। ऑपरेटर जो था वो सिर्फ और सिर्फ एस जी ऑपरेटर था। यहाँ पे ऑपरेटर जो है वो एस एन ऑपरेटर हो गया, ठीक है ना। तो अब ये बहुत ज़्यादा बड़ी आसानी होगी। इसका मतलब ये कि एस एन ऑपरेटर और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इस प्रॉब्लम के अंदर आपस में कम्यूट करते हैं, इनके कॉमन आइगन स्टेट्स हैं। तो एस एन की अगर आइगन स्टेट पता है हमें, तो वो ही हैमिल्टोनियन के आइगन स्टेट्स भी होंगे। तो हमारे पास एनर्जी आइगन बेसिस आ गया, हैमिल्टोनियन आइगन स्टेट्स, एनर्जी आइगन बेसिस हमारे पास आ गया, वो एस एन की आइगन स्टेट्स हैं। तो जो आइगन स्टेट्स हैं एस एन की, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइगन स्टेट्स ऑफ एस एन आर द एनर्जी आइगन बेसिस, क्योंकि वो हैमिल्टोनियन की भी आइगन स्टेट्स हैं। अच्छा, वो स्टेट्स कौन सी हैं? जस्ट रिकॉल इन्फॉर्मेशन जो पिछली हमारे पास में। अप स्टेट जो है वो एस जी बेसिस में कॉस थीटा बाई 2 प्लस, ये हमारे पिछले लेक्चर्स को याद करें आप, ये हमने क्लास में ये चीज़ें ड्राइव की हुई। और माइनस एन जो है, जो डाउन स्टेट जो है, स्पिन डाउन स्टेट अलॉन्ग द एन डायरेक्शन, वो है साइन थीटा बाई 2 प्लस माइनस कॉस ऑफ थीटा बाई 2 माइनस स्टेट, ठीक है ना। फाई ज़ीरो है, एक्सपोनेंशियल आई फाई का फैक्टर वहाँ पे आ रहा था, वो फाई ज़ीरो है। हम अगर आप पिछले लेक्चर्स को देखें या पिछले चैप्टर में जाएं तो एक्सपोनेंशियल आई फाई का फैक्टर इधर बीच में आ रहा था, वो जो है क्योंकि फाई का ज़ीरो होने की वजह से वो 1 बन जाता है। अच्छा, अब हम जो है टाइम वॉल्व स्टेट, हमारे लिए कोई भी इनिशियल स्टेट दे दी जाए, टाइम वॉल्व स्टेट इस प्रॉब्लम में हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। यानी कोई भी स्पिन स्टेट दे दी जाए हमें, मगर और हमारा मैग्नेटिक फील्ड की ओरिएंटेशन जो है वो ये है, इस ओरिएंटेशन वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी बी इन द एक्स जी प्लेन, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया और हमने देख लिया है कि जो ऑपरेटर है एस, जो कंपोनेंट ऑफ स्पिन है अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, जिसको हम एस एन का नाम इधर दे रहे हैं, वो फिक्स इस तरह हो रहा है कि फाई ज़ीरो है। तो उसी की जो आइगन स्टेट्स हैं वो एनर्जी आइगन स्टेट्स भी हैं। और अब हमें कोई भी जनरल स्पिन स्टेट इनिशियल स्टेट दे दी जाए तो हम उसको एनर्जी आइगन बेसिस में लिख सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में एस एन की आइगन स्टेट्स जो कि यहाँ पे गिवन है, उनकी टर्म्स में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लेट्स सॉल्व डू एन एग्ज़ाम्पल ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो एग्ज़ाम्पल अब हम करने लगे हैं, तो एग्ज़ाम्पल हम करेंगे। तो सो एग्ज़ाम्पल ये है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी to go from an initial state plus to minus in the given B field। ये टोटल जो B field है ना, उसमें अगर आप एक स्पिन को रख लें such that it is इन द प्लस स्टेट, एस जी की प्लस स्टेट में, यानी कि अगर इनिशियल स्टेट वो है जिसमें एस जी की मेजरमेंट की जाए तो प्लस एच बार बाई 2 वैल्यू मिले, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कुछ टाइम टी पे उसको जो है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी गो फ्रॉम इनिशियल स्टेट इन द गिवन बिटवीन एट टाइम टी। ठीक है, इसको इस तरह कर लेते हैं कि कुछ टाइम गुजरने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो माइनस स्टेट में आ जाएगी। इसको कहते हैं स्पिन फ्लिप प्लस, यानी दिस टू दिस जो है ना, इसको स्पिन फ्लिप कहते हैं। स्पिन फ्लिप हो रही है ना, प्लस से माइनस की तरफ जा रही है। तो आप समझ लें कि ये एरो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा था, नीचे चला गया तो फ्लिप कर गया, उल्टा हो गया। ठीक, तो इसका सोल्यूशन जो है वो अगर हम ये देखते हैं कि इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं, इनिशियल स्टेट हमें गिवन है
इनिशियल स्टेट हमारी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 है, साई 0 लिख लिया, और वो प्लस स्टेट, ये दिस इज़ गिवन टू अस। अब हमें अगर टाइम वॉल्ट स्टेट मालूम करनी है, साई ऑफ टी मालूम करना है, तो सबसे कन्वीनियंट ये है कि ये प्लस स्टेट को, जो इनिशियल स्टेट है, इसको हम एनर्जी आइगन बेसिस में लिखें। मगर हम देख चुके हैं कि एनर्जी आइगन बेसिस भी यही हैं। एनर्जी आइगन बेसिस जो हैं वो प्लस एस एन की आइगन स्टेट्स ही हैं, प्लस एन और माइनस एन। तो इनको हमने प्लस स्टेट को, इस स्टेट को, ये जो इनिशियल स्टेट है, इसको हमने प्लस एन और माइनस, यानी कि हमने ये जो प्लस स्टेट है इसको हमने प्लस एन और माइनस एन की टर्म्स में एक्सप्रेस करना, ठीक है। क्योंकि ये एस एन ऑपरेटर भी एस जी और एस एक्स एस वाई की तरह एक हर्मिशियन ऑपरेटर है, इस कॉरस्पॉन्ड्स टू एन ऑब्जर्वेबल, तो इसकी आइगन स्टेट्स भी कंप्लीट बेसिस फॉर्म करती हैं। तो किसी भी स्टेट को, किसी भी जनरल स्पिन स्टेट को, जैसे कि ये प्लस स्टेट है, इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं प्लस एन और माइनस एन स्टेट्स की टर्म्स में। वो कैसे करना है, वो हम इस तरीके से करते हैं कि लेट्स से वी हैव दिस इनिशियल स्टेट विच इज़ द प्लस स्टेट। तो हम इस इनिशियल स्टेट जो है, जो कि हमारी प्लस स्टेट है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आइडेंटिटी प्लस, ठीक है। इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है वो जब प्लस स्टेट के ऊपर ऑपरेट करेगा तो आपको वापस प्लस स्टेट दे देगा, और ये इक्वलिटी होल्ड करती है। अच्छा, अब क्योंकि कंप्लीट बेसिस फॉर्म करता है, इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं कि एस एन की आइगन बेसिस भी कंप्लीट बेसिस हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स की टर्म्स में, ठीक है। यानी ये कंप्लीटनेस रिलेशन है ना, ये आप पिछले चैप्टर्स में और लेक्चर्स में अगर देखें तो कंप्लीटनेस रिलेशन को ऐसे लिखा जा सकता है। अब अगर हम चाहें तो इधर जो है इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जब हम इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा कि साई ज़ीरो जो है हमारा इनिशियल स्टेट जो है वो हमारी आ जाएगी दिस दिस प्लस माइनस, यानी दोनों को शामिल करना पड़ता है कंप्लीट बेसिस के लिए। ये हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर है एंड इट एक्ट्स ऑन द कैट प्लस, ठीक, जो हमारी इनिशियल स्टेट। तो बेसिकली इनिशियल स्टेट या प्लस स्टेट ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे भी मिल रही है, राइट हैंड साइड जीरो भी जो है ये बेसिकली ये भी प्लस ही है। अच्छा, तो आइडेंटिटी ये इक्वालिटी होल्ड करती है। अच्छा, अब इसको लिखना किस तरह है, इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये है, ये इसके ऊपर इसका इनर प्रोडक्ट आएगा प्लस माइनस इनर प्रोडक्ट आ गया, ठीक है जी। और इसको आप लिख सकते हैं, अब ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ इधर आ रही है, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इनर प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कहाँ से मालूम करेंगे, वेल इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, बिकॉज आपको ये फॉर्म दी हुई है। इस पर प्लस की प्रोजेक्शन ले लें या माइनस की प्रोजेक्शन ले लें, या इधर प्लस की प्रोजेक्शन ले लें या माइनस की प्रोजेक्शन ले लें, यहाँ से आपको दोनों, यानी इस रिलेशन से, इन रिलेशन से, क्योंकि ये आपके पास एस जी आइगन बेसिस में है, यानी प्लस और माइनस की टर्म्स में है, तो ये प्रोजेक्शंस लेना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। इफ़ यू डू दैट, यानी कि वी सी दैट, ये हमें ऊपर से, ऊपर वाले रिलेशन से हमें पता चल रहा है, वी सी दैट, ये तो बहुत ट्रिवियल सी बात है ना, कॉस थीटा बाई 2, ये तो बहुत सिंपल है ना। प्लस के साथ जब आप इसको लेंगे तो ये सिर्फ रियल फैक्टर बचेगा, इधर ज़ीरो हो जाएगा ये वाला, तो इसलिए आपके पास कॉस थीटा बाई 2 बच जाएगा, ठीक। एंड 2 की ज़रूरत है हमें, इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो इधर कोफिशेंट्स बन जाएंगे इसके। तो आपके पास जो साई ज़ीरो है स्टेट, वो आपके पास आ जाएगी एस कॉस ऑफ थीटा बाई 2 प्लस एन
प्लस साइन थीटा बाई टू माइनस एन। ठीक है जी। अब आपके पास जो इनिशियल स्टेट है, जो प्लस स्टेट है, वो अब आपने एक्सप्रेस कर दी इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी आइगन बेसिस, जो कि एस एन की भी आइगन स्टेट्स हैं। तो अब आपके पास टाइम इवॉल्व स्टेट लिखना कोई मुश्किल नहीं रहा, बिकॉज आपके सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के फैक्टर्स आ जाएंगे। तो प्लस एन के साथ हम कह देते हैं फैक्टर जो है वो है एनर्जी जो है वो ई प्लस है, तो टी ओवर एच बार कॉस ऑफ थीटा बाई टू, ये जिस तरह हम हमेशा करते रहें, प्लस इसके साथ जो एनर्जी का फैक्टर आएगा वो माइनस वाला आएगा, ई माइनस टी ओवर एच बार साइन थीटा बाई टू और माइनस एन। ठीक है जी। वेयर ई प्लस और ई माइनस तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये जब हम डायगोनलाइज किया था ना, ये तो ये बेसिकली आपके ई प्लस माइनस। ठीक है ना। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी स्पिन फ्लिप की मालूम करनी है, पी प्लस से माइनस की तरफ फ्लिप जो है, तो बेसिकली हमने इसका प्रोजेक्शन माइनस पे लेना है साई ऑफ टी का, और फिर एब्सोल्यूट स्क्वायर लेना है, यही है ना। प्लस स्टेट से स्टार्ट हुए, टाइम इवॉल्व्ड, एंड देन टेकिंग द प्रोजेक्शन विद द माइनस, ताकि फ्लिप पर चल सके। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिन फ्लिप क्या है एट टाइम टी। ठीक है, तो लेट्स जस्ट ट्राई टू डू इट क्विकली। और आपके पास यहाँ पे जो है वो आ जाएगा, ऊपर गिवन है सारे, एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई प्लस टी ओवर एच बार कॉस ऑफ थीटा बाई टू प्लस एन, और प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस ई माइनस टी ओवर एच बार साइन थीटा बाई टू माइनस एन। ठीक है जी, ये एब्सोल्यूट स्क्वायर्ड। अच्छा, अब आप जब इसकी प्रोजेक्शंस लेंगे तो आपके पास ये तो कॉम्प्लेक्स फैक्टर है, या आप बाहर इस तरह लिख सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास ये कॉस थीटा बाई टू भी इस तरह लिख सकते हैं, और बेसिकली जो प्रोजेक्शंस आ जाएंगी, या इनर प्रोडक्ट्स आ जाएंगे इनके दरमियान, इसी तरह इधर भी माइनस आई ई माइनस टी ओवर एच बार साइन ऑफ थीटा बाई टू, और बेसिक जो प्रोजेक्शन है वो माइनस एन के ऊपर आ जाएगी। अब ये जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये जो हैं ये उसी तरह हम मालूम कर सकते हैं ये इन इक्वेशन से। ठीक है, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये सिंपल स्टफ है। साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू में शायद अभी हमने किया भी कहीं था, लिखा भी था इसको, हाँ कहीं पे लिखा था, जिस तरह ये है ना, हाँ जी, यहाँ पे तो हमने प्लस के साथ किया, इसी तरह माइनस के साथ भी कर सकते, तो वो कोई मुश्किल नहीं। तो ये जब हम करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस ई प्लस टी ओवर एच बार कॉस ऑफ थीटा बाई टू, और ये जो है इनर प्रोडक्ट ये साइन थीटा बाई टू बन जाता है, ऊपर वाली इक्वेशन से नज़र आ रहा है एक्सप्रेशन, प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस ई माइनस टी ओवर एच बार साइन ऑफ थीटा बाई टू, और ये माइनस कॉस ऑफ थीटा बाई टू बन जाता है। माइनस कॉस ऑफ थीटा बाई टू इस वजह से, क्योंकि जब आप ये इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं, इसका जब हम लेंगे माइनस के साथ इधर तो ये वाली टर्म जो है ये तो ज़ीरो हो जाएगी जब माइनस का लेंगे, जब यहाँ लेंगे तो फिर वन आ जाएगा, तो ये माइनस कॉस ऑफ थीटा बाई टू। तो इस तरीके से आप ये डिटर्मिन कर लेते हैं, क्योंकि उस बेसिस में लिखा हुआ प्लस और माइनस के ना, तो फिर ये एवेल्यूएट करना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये और सिंप्लीफाई करना चाहें तो एक्सपोनेंशियल वाला ये फैक्टर आप बाहर ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो इधर डिफरेंस आ जाएगा एक्सपोनेंट में ना, ई प्लस और ई माइनस का, और ई एक्सपोनेंशियल जब आप बाहर लेंगे तो ये एब्सोल्यूट स्क्वायर इसका होगा, तो वो वन आ जाएगा। इसलिए ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसी तरह कॉस और साइन को भी कॉमन ले सकते हैं। इधर मैं लिखना कुछ भूल गया, यस ये मैंने, हाँ नहीं ठीक,
कॉस थीटा बाई टू और साइन थीटा बाई टू को भी आप कॉमन ले सकते हैं, दोनों में एक्सप्रेशन ये आ रही, ठीक है। तो अगर आप ये करें, एक्सपोनेंशियल को फैक्टर को बाहर लिया तो वो 1 आ गया एब्सोल्यूट स्क्वायर जब आप करते हैं, और जब इसको बाहर लेंगे तो ये एब्सोल्यूट स्क्वायर जब इसका करेंगे तो ये क्योंकि रियल नंबर्स हैं तो इनका स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। और अंदर आपके पास ये बच गया माइनस ई माइनस टी ओवर एच बार, ठीक है जी। ठीक, अच्छा इसको अगर हम कोई फ्रीक्वेंसी कह लें, या चलें इसको इसी तरह रहने दें, हाँ इसको इस तरह कह लेते हैं कि इसको अगर कंसिडर करें इस वाले को, ये जो एब्सोल्यूट स्क्वायर वाला है, तो ये आपके पास जो एब्सोल्यूट स्क्वायर वाला है इसको अगर हम कंसिडर करें और उसको फ्रीक्वेंसी करें तो ये बेसिकली इस किस्म की चीज़ बन रही है आई ओमेगा टी एब्सोल्यूट स्क्वायर, ठीक है ना। और जब इसका एब्सोल्यूट स्क्वायर लेंगे तो इसका मतलब है कि आप 1 माइनस एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी और 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आई, ये ख़ास चीज़ का ख्याल रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना। जब आप ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी प्लस एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी प्लस 1, जिसको लिखा जाता है 2 माइनस 2 कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है p प्लस 2 माइनस वाली जो ऊपर एक्सप्रेशन है, उसमें अगर मैं आप देखें तो बाहर तो ये है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और अब आपके पास ये बन गया 2 माइनस 2 कॉस ओमेगा टी, ठीक है, जिसको लिख सकते हैं आप 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, है ना, ठीक है। अब आप ये रिकॉल करें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का थोड़ा सा इस्तेमाल आप कर सकते हैं इधर अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए, कि कॉस ऑफ 2x जो है, थीटा की बजाय थीटा इस्तेमाल हो रहा था, एक्स कह देता हूँ, इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर्ड एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इम्प्लाइज 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर्ड एक्स। अब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ये वाला जो है ना, इसको हम इधर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास ये p प्लस 2 माइनस जो है प्रोबेबिलिटी, ये हो गई 2 साइन स्क्वायर्ड थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर्ड थीटा बाई 2 2 साइन स्क्वायर्ड ओमेगा टी ओवर 2 कह लेते हैं, ओमेगा कह दिया था ना उसको, डिफरेंस ई प्लस माइनस ई माइनस डिवाइडेड बाई एच बार, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं एस इक्वल टू 4, 2 बाहर चले गए, साइन स्क्वायर्ड थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर्ड थीटा बाई 2 और साइन स्क्वायर्ड ओमेगा टी ओवर 2, ठीक है। और अब हम जो है यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं साइन 2 थीटा, यानी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर ऑफ दिस आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू वो हाफ एंगल फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये साइन स्क्वायर्ड थीटा और यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर्ड ओमेगा को हमने लिया हुआ था ई प्लस और ई माइनस, तो अब एग्जैक्टली लिख सकते हैं इसको, तो ये आ जाएगा आपके पास ई प्लस माइनस ई माइनस ओमेगा जो है ना डिवाइड बाई एच बार भी है,
वो हम नीचे लिख लेते हैं ओवर 2h बार। ये अब आपके पास p प्लस 2 माइनस वाली एक्सप्रेशन आ जाती है। और ये इसमें नज़र आ रहा है कि ये ऑसिलेट कर रही है एट द डिफरेंस ऑफ, ये ऑसिलेट कर रही है, ओहो, ये ऑसिलेट कर रही है एट द डिफरेंस इन एनर्जीज, ठीक है। उस फ्रीक्वेंसी पे जो कि डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द टू लेवल्स, प्लस वाली और माइनस वाली के, उस पर ये ऑसिलेट करेगी, वो साइन स्क्वायर टर्म है। और जो है ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं जिनको हम लार्मर फ्रीक्वेंसीज़ कहते हैं, यानी ये जिस फ्रीक्वेंसीज़ के साथ स्पिन ऑसिलेट करती है अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड, लार्मर फ्रीक्वेंसीज़ कहते हैं। लार्मर फ्रीक्वेंसीज़ जो हमने डिफ़ाइन की ना, लार्मर फ्रीक्वेंसीज़, प्रॉब्लम के लिए दो लार्मर फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ओमेगा नॉट और ओमेगा 1। उनकी टर्म्स में अगर हम लिखना चाहें तो ये p प्लस 2 माइनस जो है वो ओमेगा 1 स्क्वेयर्ड ओमेगा नॉट स्क्वेयर्ड प्लस ओमेगा 1 स्क्वेयर्ड आ जाता है। साइन स्क्वेयर्ड ये अब इसकी वैल्यूज़ पुट कर दें, ये प्लस और ये माइनस की, तो ओमेगा 1 स्क्वेयर्ड डिवाइडेड बाय 2t आ जाता है। तो ये हमारे पास जो है ये बड़ा फेमस फार्मूला है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिन फ्लिप बताता है। ये बताता है कि हम, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है जिसमें कोई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट भी है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग द जी नहीं रहा बल्कि टिल्ट हो गया है इन द एक्स जी प्लेन, तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिन फ्लिप। वैसे तो अगर मैग्नेटिक फील्ड जी डायरेक्शन में लगाया हुआ है और आपने प्लस स्टेट में है तो वो प्लस स्टेट में ही रहेगा, देयर इज़ नो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिन फ्लिप क्योंकि वो आइगन स्टेट। लेकिन अगर आपने एक्स वाला कंपोनेंट भी मैग्नेटिक फील्ड का शामिल कर दिया तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, यानी देयर इज़ अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिन फ्लिप। और ये जो फार्मूला है ये राबीज़ फार्मूला कहलाता है, राबीज़ फार्मूला। और राबी जो है उसने सबसे पहले इस फार्मूले को फाइंड किया था और एक्सपेरिमेंटली इसको यूटिलाइज भी किया था। और ये जो NMR टेक्निक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की, वो राबी ही ने इन्वेंट की थी और ये नोबेल लॉरिएट है, बड़ा फेमस साइंटिस्ट रहा है। तो अभी हम इस फॉर्मूले तक पहुँचे हैं, हमारा टाइम अब ख़त्म हो रहा है, ज़्यादा लंबा नहीं आप वीडियो कर सकते, फिर वो अपलोडिंग और आप लोगों को डाउनलोडिंग का इशू होता है, तो इसलिए मैं इधर रुकूँगा और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम यहाँ से आगे चलेंगे और उस फॉर्मूले को के जो इम्प्लिकेशंस हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी तो हमने मैथमेटिकल काम कर लिया, मुश्किल काम, अब हम इसको समझने में, इसकी जो फिज़िकल कंटेंट है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर।